नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है एडवोकेट अमन किशोर और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन रेलवेज और उससे जुड़ी आपकी सभी छोटी बड़ी समस्याओं के बारे में। आज के इस वीडियो में मैं आपको उन सभी प्रॉब्लम्स के बारे में बताने वाला हूं जो आप यूजुअली फेस करते हैं इंडियन रेलवेज के अंदर ट्रैवल करते हुए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज के इस वीडियो में हम ट्रेन से जुड़ी छोटी बड़ी समस्याओं के साथ साथ एक ऐसे टॉपिक के बारे में भी बात करने वाले हैं जिससे जुड़े बहुत सारे ईमेल्स मेरे पास आते हैं। आज हम बात करेंगे कि अगर आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया कहीं भी और आपका कोई भी लगेज या सामान मिसप्लेस हो जाता है या चोरी हो जाता है तो ऐसे में आपको क्या करना है। क्या आपको एफआईआर कराने के लिए अपना सफ़र रोकना पड़ेगा या नहीं, ये भी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं सामान मिसप्लेस या फिर चोरी हो जाने के केस में आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि मिसप्लेस और सामान चोरी होने का दोनों केस अलग होते हैं। अगर आपका सामान मिसप्लेस हुआ है यानी कि आपकी ही गलती की वजह से आप अपने सामान को कहीं पर छोड़ कर आ गए हैं और आपको इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है कि आपने आपका सामान कहाँ पर छोड़ा है, तो आप ईजिली उसे बाद में कलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी रिटर्न कंप्लेंट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन थेफ्ट यानी चोरी का केस ऐसा नहीं होता। तो सबसे पहले मैं आपको मिसप्लेस के बारे में ही बता देता हूँ। अब मानते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि आपने ट्रेन ली किसी स्टेशन से, आपने जब वहाँ पे वेट करते हुए अपना सामान रखा, ट्रेन आई तो आप ट्रेन में तो चढ़ गए लेकिन आप अपना सामान कैरी करना भूल गए और आप पहुँच जाते हैं नेक्स्ट स्टेशन पे। तो आपको पता है कि आपका जो सामान है वो आपकी गलती की वजह से प्रीवियस स्टेशन पर छूट चुका है। ऐसे में जब आप अगले स्टेशन पे पहुंच जाते हैं तो आपको सिंपली अपनी ट्रेन से उतरना है, उस स्टेशन पे इंक्वायरी ऑफिस को ढूंढना है और इंक्वायरी ऑफिसर को अपने बारे में बताना है कि आपसे आपका सामान यानी कि लगेज जो है प्रीवियस स्टेशन पर छूट गया था। वो आपकी पूरी सहायता करेंगे और आप वापस जाकर के भी अपना सामान कलेक्ट कर सकते हैं। इस केस के अंदर आपको कोई भी रिटर्न कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं है और आप इजीली अपना सामान अवेल कर लेंगे। अब आते हैं दूसरे सिनेरियो में, जो कि है थेफ्ट यानी चोरी का केस। अगर आपको लगता है कि आपने अपना सारा लगेज और सामान बहुत ध्यान से अपने साथ रखा था लेकिन उसके बाद भी वो मिसप्लेस हो जाता है, तो सीधा सीधा शक जाता है कि आपका सामान चोरी हुआ है और चोरी के केस में आपको एक एफआईआर यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट करानी पड़ती है। अब आप बोलेंगे कि क्या एफआईआर कराने के लिए हमें अपना सफ़र रोकना पड़ेगा? इसका जवाब है नहीं। अगर आप इंडियन रेलवेज़ में ट्रैवल कर रहे हैं तो एज़ पर इंडियन रेलवेज़ गाइडलाइंस आपका कोई भी सामान अगर चोरी होता है तो एफआईआर दर्ज कराने के लिए आपको अपना सफ़र रोकने की ज़रूरत नहीं है। आप चलती ट्रेन में भी अपना सफ़र कंप्लीट करते करते भी एफआईआर लॉन्च करा सकते हैं। इसका प्रोसेस मैं आज आपको पूरी तरीके से बताने वाला हूँ। अब मानते हैं कि आपको पता लग गया है कि सफ़र करते दौरान आपका कोई सामान चोरी हो गया है, तो उसके बाद आपको सबसे पहले किसी भी टिकट चेकर, कोच अटेंडेंट, रेलवे विभाग के किसी भी कर्मचारी या फिर सीआरपीएफ या जीआरपी जवान के पास जाना है और उनसे एक एफआईआर फॉर्म की मांग करनी है। आप चाहें तो जब ट्रेन हर स्टेशन पर रुकती है 5 से 7 मिनट के लिए, तो आप वहाँ पे किसी भी इंक्वायरी ऑफिस से एक एफआईआर फॉर्म ले सकते हैं। इस एफआईआर फॉर्म के अंदर आपको कुछ डिटेल्स मेंशन करनी पड़ेंगी जो कि आप नॉर्मली चलती ट्रेन में भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि आपने स्टेशन ए पे एफआईआर फॉर्म लिया, उसके बाद आप सीधे जाके अपनी ट्रेन के अंदर बैठ सकते हैं और उसे फिल कर सकते हैं और आगे आने वाले रास्ते में किसी भी स्टेशन के ऊपर उस फॉर्म को सबमिट करा सकते हैं। उस फॉर्म को सबमिट कराने के लिए आपको वापस से स्टेशन के ऊपर किसी भी इंक्वायरी ऑफिस के पास जाना है, या फिर आपको अगर नहीं जाने का मौका मिलता और आपको कोई भी सीआरपीएफ या जीआरपी जवान मिलता है तो आप उनके पास जाकर भी अपना फॉर्म सबमिट करा सकते हैं और आगे वो आपके एफआईआर फॉर्म को पुलिस विभाग के पास जमा करा देंगे और आपका प्रोसेस जो है वो इनिशिएट कर दिया जाएगा। इस फॉर्म के अंदर आपको क्या डिटेल्स भरनी है और ये फॉर्म कैसा दिखता है, चलिए जानते हैं। आप देख सकते हैं एफआईआर फॉर्म कुछ इस तरीके से आपको मिलने वाला है। आप इंडियन रेलवेज़ के किसी भी स्टेशन से एफआईआर फॉर्म अगर अवेल करेंगे तो वो लगभग सिमिलर ही होगा और उसमें पूछे गए सवाल भी लगभग सेम ही होंगे। हो सकता है इनका सीक्वेंस आपको ऊपर नीचे देखने को मिल जाए लेकिन क्वेश्चंस लगभग सिमिलर ही पूछे होंगे। तो चलिए जल्दी से जानते हैं कि आपको इस एफआईआर फॉर्म के अंदर डिटेल कैसे फिल करनी है और आपको ये डिटेल्स मिलेंगी कहाँ से। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे मेंशन है ट्रेन नंबर। ट्रेन नंबर आपको आपके टिकट के ऊपर मिल जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है डेट एंड टाइम ऑफ रिपोर्ट। तो इस डेट एंड टाइम ऑफ रिपोर्ट के अंदर आपको बेसिकली वो डेट और टाइम मेंशन करना है जिस डेट और टाइम के ऊपर आप ये रिपोर्ट लिख रहे हैं। उसके बाद आप राइट में जाएंगे, आप देखेंगे यहाँ पे दोबारा से डेट लिखा हुआ है। तो इस डेट के अंदर आपको वो डेट मेंशन करनी है जिस डेट पे आपने इस एफआईआर फॉर्म को पूरा भरने के बाद
किसी भी गवर्नमेंट रेलवे अधिकारी को सबमिट करा है, यानी कि आपने इंक्वायरी ऑफिस में सबमिट करा है या फिर जीआरपी ऑफिसर या फिर आरपीएफ ऑफिसर के पास, जब भी आपने इस एफआईआर फॉर्म को सबमिट करा है वो डेट आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। साथ ही प्लेस वाले ऑप्शन में भी आप वो प्लेस मेंशन करेंगे जिस जगह पे, यानी कि जिस स्टेशन पे जा करके आप इस फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं, वो प्लेस आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इसके बाद आ जाते हैं हम पॉइंट नंबर 1 पे, जो कि है कंप्लेनेंट स्लैश इन्फॉर्मेंट। अब इस केस में कंप्लेनेंट वो होता है जो कंप्लेंट कर रहा है, तो आप कंप्लेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप कंप्लेनेंट हुए। इसके अंदर आपको फिल करनी है अपनी सभी डिटेल्स, जैसे कि अपना नेम, फादर स्लैश हस्बैंड नेम, प्रेजेंट एड्रेस। अब एक चीज़ ध्यान से समझ लीजिए, प्रेजेंट एड्रेस के अंदर आपको अपना प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस लिखना है। एक तो आपका परमानेंट एड्रेस होगा जहाँ पे आप रहते होंगे। अब लेट से अगर आप रेंट पे किसी और स्टेट में रह रहे हैं तो आप पर्टिकुलर उस टाइम पे जिस जगह पर रह रहे हैं, फिर चाहे वो रेंटेड क्यों ना हो, उस जगह का एड्रेस आपको यहाँ पे मेंशन करना है। पॉइंट नंबर डी पे आप देखेंगे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन टू द अबव एड्रेस, यानी कि जो आपने एड्रेस लिखा है जहाँ पे आप रह रहे हैं उसके नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है, उसका नाम और एड्रेस आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। साथ ही आपको लिखना है यहाँ पे अपना टेलीफोन नंबर के अंदर मोबाइल नंबर, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ और आपको अपनी एज मेंशन करनी है। नेशनैलिटी के अंदर आपको कैपिटल में इंडियन लिख देना है और ऑक्यूपेशन यानी कि आप क्या काम करते हैं वो यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे मेल या फीमेल लिखा है, आपको सही ऑप्शन के ऊपर टिक कर देना है और मेंशन कर देना है। इसके बाद हम आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, यानी कि ट्रेन स्लैश प्लेस। तो इसके अंदर आपको ट्रेन के बारे में सभी इंफॉर्मेशन देनी है। मैं आपको बता देता हूँ कि पोर्शन नंबर 2 के अंदर आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सभी इंफॉर्मेशन आपको आपके टिकट के ऊपर से मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपको ट्रेन नंबर और ट्रेन का नाम फिलअप करना है, क्लास के बारे में फिलअप करना है कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, एसी क्लास क्या है, आपको वो फिलअप कर देना है। पीएनआर नंबर आपको आपके टिकट के ऊपर मिल जाएगा, बर्थ नंबर या सीट नंबर भी आपको आपके टिकट के ऊपर मिल जाएगा। नंबर्स ऑफ पैसेंजर इन दैट टिकट, यानी कि आपका टिकट के अंदर क्या पैसेंजर नंबर है आपको वो मेंशन कर देना है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे पॉइंट नंबर एफ में लिखा है फ्रॉम स्लैश बोर्डिंग, तो इसमें आपको वो स्टेशन मेंशन करना है जहाँ से आपने ट्रेन ली। ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है डेट ऑफ जर्नी, यानी कि किस दिन आपने अपनी रेल यात्रा शुरू करी। तो जिस दिन आपने अपनी रेल यात्रा शुरू करी या जिस दिन आप ट्रेन में बैठे वो डेट आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है। उसके बाद बोगी नंबर आपको लिखना है, टिकट नंबर आपको लिखना है, ये सभी इंफॉर्मेशन आपको टिकट पे से मिल जाएगी। उसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है टू स्लैश डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन वाले के अंदर आपको वो स्टेशन मेंशन करना है जहाँ पे आप जाने वाले थे, यानी कि जिस स्टेशन पे आपको जाना था लास्ट और उतरना था, तो जो आपका फाइनल स्टेशन रहने वाला था वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। एक और बार बता देता हूँ, पॉइंट नंबर एफ को आप देखेंगे जहाँ पे लिखा है फ्रॉम स्लैश बोर्डिंग, तो इसमें आपको वो स्टेशन मेंशन करना है जहाँ से आपने ट्रेन ली, और टू स्लैश डेस्टिनेशन में आपको वो स्टेशन मेंशन करना है जहाँ पे आपने ट्रेन को छोड़ा। इसके बाद हम आ जाते हैं डिटेल ऑफ अकरेंस के ऊपर, यानी कि इस घटना के बारे में जो भी डिटेल्स आपको पता है वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। अब डिटेल्स के अंदर सबसे पहले आ जाता है डेट ऑफ अकरेंस, यानी कि किस दिन आपके साथ ये घटना घटित हुई। उसके बाद आ जाता है प्लेस ऑफ अकरेंस, यानी कि किस जगह पे आपके साथ ये घटना घटित हुई। इसके बाद आ जाता है प्लेस वेयर द कंप्लेनेंट डिटेक्टेड द अकरेंस, यानी कि आपको कब पता चला कि आपका कोई सामान जो है वो मिसिंग है, यानी कि चोरी हुआ है। अब लेट से आप स्टेशन ए से आपने ट्रेन ली, बी पे गए, सी पे गए और डी पे जाके आपको पता लगा कि आपका वॉलेट जो है वो आपकी पॉकेट से मिसिंग है, तो प्लेस वेयर द कंप्लेनेंट डिटेक्टेड द अकरेंस में आ जाएगा स्टेशन नंबर डी। ओके, इसके बाद आ जाता है नेम ऑफ स्टेशन बिटवीन विच द अकरेंस टुक प्लेस। अब आपने स्टेशन नंबर ए से ट्रेन ली, आपको स्टेशन नंबर डी पे जाके पता लगा कि आपके साथ जो है चोरी हुई है और आपका फ़ोन या वॉलेट या कोई भी सामान जो है वो मिसप्लेस्ड है, तो आपको नेम ऑफ स्टेशंस बिटवीन के अंदर मेंशन करना है स्टेशन नंबर बी, स्टेशन नंबर सी, क्योंकि स्टेशन ए से आपने ट्रेन लिया और डी पे आपको पता लगा तो बीच में स्टेशन बी भी आया, स्टेशन सी भी आया, तो आपको वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद आता है नेचर ऑफ क्राइम। अब ये चीज़ आपको बहुत ही ध्यान से सुननी है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं थेफ्ट, रॉबरी, डकॉइटी एक्सेट्रा लिखा हुआ है। अब अगर आपको थेफ्ट, रॉबरी और डकॉइटी के बीच का डिफरेंस ही नहीं पता होगा तो आप कैसे इसमें सही चीज़ मेंशन करेंगे, और ये डिफरेंस की वजह से ही आपका केस जो है वो कमज़ोर हो जाता है, और कल को अगर आपको फर्दर कोर्ट में भी इसके अगेंस्ट में अपील लगानी पड़े या केस फाइल करना पड़े तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने अपनी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के अंदर ही गलत इन्फॉर्मेशन डाल रखी है। ओके,
तो अब थेफ्ट, रॉबरी और डकैती का डिफरेंस मैं आपको कुछ सेकंड्स लेके समझा देता हूं। थेफ्ट का मतलब बेसिकली वो होता है कि आपका कोई भी सामान चोरी हुआ है, ठीक है, आपका कोई भी सामान किसी ने चुरा लिया है तो उसको थेफ्ट कहते हैं। रॉबरी के अंदर क्या होता है जरा समझिए। अब थेफ्ट के अंदर सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जब थेफ्ट होता है तो आपको पता नहीं चलता है। यानी कि लेट से आप अपनी ट्रेन में बैठे हुए हैं या फिर आप सो रहे हैं अपनी ट्रेन की बोगी के अंदर, कोई बंदा आया, उसने आपका देखा साइड में बैग रखा हुआ है, वो लेके चला गया, आपको पता नहीं लगा, ना ही उसने आपको हर्ट किया, ना ही आपको डराया धमकाया, आपका सामान लेकर के वो चला गया, तो इसे हम कहेंगे थेफ्ट यानी कि चोरी। इसके बाद आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, जो कि है रॉबरी। तो रॉबरी का मतलब क्या होता है, ये भी थेफ्ट ही होता है, इसमें भी सामान चुराया ही जाता है, लेकिन इसमें हो सकता है कि आपको मार पीट के आपसे आपका सामान छीना जाए, या हो सकता है आपको डरा धमका के आपसे आपका सामान छीना जाए, तो वो होता है रॉबरी। इसके बाद आता है डकैती। तो डकैती के अंदर 5 या 5 से ज्यादा लोग जब चोरी करते हैं तो उसको कहते हैं डकैती। अब 5 या 5 से ज्यादा लोग अगर आए, उन्होंने आपका सामान चुराया, आपको नहीं पता है, लेकिन आपको यह पता है कि ओके 5 लोग आए थे, यहाँ पे बैठे हुए थे, लेकिन अब वो चले गए, उन्होंने ना मेरे को डराया धमकाया, और जब वो लोग चले गए हैं तो मेरा ये सामान भी मिसिंग है। तो 5 या 5 से ज्यादा लोग जब होते हैं तो आपको डकैती इसके अंदर मेंशन कर देना है, ठीक है। तो नेचर ऑफ क्राइम के अंदर आप थेफ्ट, रॉबरी या डकैती मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे पर्टिकुलर्स ऑफ प्रॉपर्टी लॉस्ट विद अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट इफ एनी डिस्क्रिप्शन। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि आपका जो भी सामान चोरी हुआ है, आपको एक एक ऑब्जेक्ट के बारे में उसका स्पेसिफिकली नेम मेंशन करना है, और उसकी कितनी रकम थी यानी कि वो कितने का था, उसकी कॉस्ट आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है। यहाँ पे लिखा है कि अटैच अ सेपरेट शीट इफ एनी। अब हो सकता है कि आपका पूरा बैग चोरी हुआ है, अब उस बैग के अंदर आपके 15 अलग अलग आइटम्स थे, तो इतने से स्पेस के अंदर तो आप 15 आइटम्स के बारे में लिख नहीं सकते, तो आपको क्या करना है, A4 साइज का शीट लेना है, ब्लैंक शीट या कोई भी शीट आपके पास अवेलेबल हो, उसके ऊपर आपको एक एक सामान का डिटेल लिखना है और उसका क्या प्राइस था वो आपको मेंशन कर देना है। इसके बाद हम आ जाते हैं पॉइंट नंबर 4 पे, जो कि है सस्पेक्ट्स स्लैश क्रिमिनल्स। पॉइंट नंबर A हम देखेंगे, नेम ऑफ पर्सन सस्पेक्टेड विद नेम एंड एड्रेस इफ नोन। तो अगर आपको पता है तो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, नहीं तो इस पॉइंट को आप खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर B पे, जो कि है स्टेशन वेयर द सस्पेक्ट्स एंट्रेंड। एंट्रेंड का मतलब होता है ट्रेन के अंदर कब चढ़े। तो अगर आपको पता है कि जिस पे आपको शक है वो लोग ट्रेन के अंदर कब चढ़े थे, यानी कि किस स्टेशन में चढ़े थे, तो आपको स्टेशन का नाम लिख देना है। अब देखेंगे अगले पॉइंट पे, जो कि है स्टेशन वेयर सस्पेक्ट डी ट्रेन, यानी कि ट्रेन से कब उतरे, तो वो भी आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। ध्यान रहे, इसमें आपको वो लिखना है कि सस्पेक्ट यानी कि जिसके ऊपर आपको शक है, वो लोग ट्रेन के अंदर कब चढ़े और कब उतरे। अब देखिए, आपको एक सीधी सी चीज बताता हूं, अगर ये रॉबरी का केस होगा, यानी कि आपको डरा धमका के, आपको मार पीट के आपसे आपका सामान चुराया होगा, तो जाहिर सी बात है आपको पता ही होगा कि किस स्टेशन पे वो लोग एंटर करे, किस स्टेशन से वो लोग उतर के भागे, तो आपको पता होगा तो आप मेंशन कर देंगे। नहीं पता है तो आप खाली छोड़ सकते हैं। या फिर आपको किसी के ऊपर शक है तो वो कब चढ़ा और कब उतरा, अगर आपको सही सही नहीं पता तो अप्रॉक्सीमेट आपको जो पता है, यानी कि लगभग आपको जो पता है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और नहीं पता है तो खाली भी छोड़ देंगे, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद आते हैं स्टेशन वेयर द सस्पेक्ट वांटेड टू गो। अगर किसी सस्पेक्ट की आपसे बात हुई है, हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन झूठी भी हो, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा आपको बताया था कि हम इस स्टेशन पे जाने वाले हैं, या फिर आपको ऐसा कोई अंदेशा है कि ये लोग शायद इस स्टेशन पे उतर गए हैं या जाने वाले हैं, तो उस स्टेशन के बारे में आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इसके बाद आप लिखेंगे नंबर ऑफ सस्पेक्ट स्लैश क्रिमिनल्स, यानी कि वो कितने लोग थे। अब आपको नहीं पता है, आप सो रहे थे, सोते टाइम आपके साथ चोरी हुई है, आपको नहीं पता है कि कितने लोग थे, तो आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, आपको कुछ पता ही नहीं है कि आपकी चोरी जो हुई है वो कितने लोगों ने करी है। लेकिन अगर रॉबरी थी, मारपीट के आपके साथ करे, तो जाहिर सी बात है आपको पता होगा कि कितने लोग थे या कितने नहीं थे, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ सस्पेक्ट्स के अंदर। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे टाइप ऑफ आर्म्स बीइंग कैरिड यूज। अब आर्म्स का मतलब यहाँ पे हथियार। लेट से किसी ने आपको चक्कू दिखाया, या फिर आपको बंदूक दिखाई यानी कि गन दिखाई, या फिर कोई भी ऐसा हथियार यूज करा, आपको डराया धमकाया मारा पीटा, ये रॉबरी के केस में होगा। और डरा धमका के मार पीट के आपसे आपका सामान ले लिया और ट्रेन से उतर के भाग गए, तो उन्होंने क्या आर्म्स यानी कि क्या हथियार यूज करे, उसके बारे में आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ सस्पेक्ट स्लैश क्रिमिनल, अटैच सेपरेट शीट इफ एनी। अब बेसिकली यहाँ पे आपको सस्पेक्ट के बारे में डिस्क्राइब करना है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन डालनी है, यानी कि वो कैसा लगता था, अब एक आदमी था या 2 आदमी थे,
अगर आपको पता है कि वो कितने थे या कैसे लगते थे, तो आपको उनकी सारी इंफॉर्मेशन मेंशन कर देनी है। उसमें आप सब कुछ मेंशन करेंगे, उन्होंने क्या कपड़े पहने थे, उनकी हाइट आपको लगभग कितनी लगती थी, कलर क्या था, एक्सेट्रा सारी चीज़ें जो आपको पता है आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। आप चाहें तो इस चीज़ के लिए एक अलग से शीट लगा सकते हैं, उसके ऊपर सारी इंफॉर्मेशन सस्पेक्ट की डाल के इसके साथ आप अटैच कर सकते हैं। इसके बाद आता है यहाँ पे मोडस ऑपरेंडी ऑफ सस्पेक्ट स्लैश क्रिमिनल। अब मोडस ऑपरेंडी का मतलब होता है मोड ऑफ ऑपरेटिंग, यानी कि किस तरीके से वो कार्य किया गया एक क्रिमिनल के द्वारा। आपके साथ चोरी हुई है, लेट से आपके साथ रॉबरी हुई है, उन्होंने आपको गन दिखाई, आपसे आपका सारा सामान लूट लिया और उसके बाद उन्होंने अपनी गन डाउन करी, आपको मारा पीटा और निकल के भाग गए। अब उनका मॉडस ऑपरेंडी जो था, यानी कि मोड ऑफ ऑपरेटिंग था, यानी कि किस तरीके से उन्होंने इस चोरी को अंजाम दिया, वो क्या था। उन्होंने आपको गन दिखाई, आपसे सामान लूटा, उसके बाद आपको मारा पीटा और चले गए। तो मोडस ऑपरेंडी के अंदर आप ये लिखेंगे कि किस तरीके से ये चोरी हुई है। आपको डराया धमकाया, मारा पीटा है और उसके बाद उन्होंने जो है सामान लेके चले गए। मोडस ऑपरेंडी तब काम आता है, लेट से आपने अपनी कंप्लेंट कराई, साथ ही किसी और स्टेशन से किसी और ट्रेन के अंदर किसी और ने भी एफआईआर लॉन्च कराई है, उसके साथ भी ऐसी ही घटना घटित हुई है और मॉडस ऑपरेंडी में उसने भी यही लिखा है, यानी कि मोड ऑफ ऑपरेटिंग में कि किस तरीके से चोरी हुई है, उसने भी यही लिखा है कि पहले मुझे बंदूक से डराया गया, उसके बाद मेरा सामान लिया गया और उसके बाद मुझे मारा पीटा गया। तो इससे हमारी जो पुलिस फोर्स होती है उनको यह आइडिया हो जाता है कि हो सकता है ये चोरी किसी एक ही ग्रुप ने करी हो, तो वो इंक्वायरी करने में थोड़ा सा उनको आसानी हो जाती है, इसलिए मॉडस ऑपरेंडी हम लिखते हैं। आपको नहीं पता है तो आप खाली छोड़ सकते हैं, ऐसा कोई भी इशू नहीं है। उसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 5 पे, जो कि है विटनेसेस स्लैश को पैसेंजर्स। अब जाहिर सी बात है, ट्रेन के अंदर आप अकेले तो ट्रैवल करेंगे नहीं, आपके साथ कोई को पैसेंजर भी होंगे, कुछ लोग भी होंगे जिनको पता होगा कि आपके साथ चोरी हुई है। तो अगर ऐसे कोई विटनेस हैं, लेट से आपकी साइड वाली सीट पे कोई बैठा हो, उसको पता है कि अरे आपके पास एक येलो कलर का बैग था जब आप ट्रेन में चढ़े थे, लेकिन अब नहीं है आपके पास में, तो उसको पता है कि हाँ आपके पास येलो बैग था, अब आपके पास नहीं है, तो विटनेस के तौर पे आप उसका यहाँ पे डिटेल्स मेंशन कर सकते हैं। हालांकि उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप किसी भी को पैसेंजर को बोल सकते हैं कि वो विटनेस के तौर पे अपनी डिटेल्स आपको बता दें। उनसे सिर्फ कॉल के माध्यम से इंफॉर्मेशन ली जाएगी और उनको बुलाकर पुलिस स्टेशन में या कहीं भी परेशान नहीं किया जाएगा, तो वो बेझिझक अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाल सकते हैं, आप उनको ये चीज़ बता दीजिए। तो सबसे पहले विटनेस का नाम आ जाएगा, उनका फादर नेम या हस्बैंड नेम आ जाएगा, उनका एड्रेस आ जाएगा, सेम उनके एड्रेस के नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो है वो आ जाएगा, उनकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, उनका पीएनआर नंबर, बर्थ सीट नंबर जो कि उनको उनके टिकट पे से मिल जाएगा, वो मेंशन आप यहाँ पे करवा देंगे। फ्रॉम स्लैश बोर्डिंग, यानी कि कहाँ से उन्होंने ट्रेन ली। उसके राइट में आप जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे टेलीफोन नंबर, टिकट नंबर, बोगी नंबर और टू स्लैश डेस्टिनेशन, यानी कि कहाँ उन्हें जाना है वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब किसी भी को पैसेंजर को आप विटनेस के तौर पे डिटेल्स यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं जो आपके साथ में बैठे हों आपके ट्रेन कोच में। बट एक चीज़ ध्यान रखें, कोई भी ऐसा पर्सन ना हो जो कि शायद आपकी ट्रेन के अंदर से हो ही ना, आपने स्टेशन पे से किसी को भी पकड़ के उससे ये फॉर्म फिल करवा दिया या उसकी डिटेल्स ले ली, तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। को पैसेंजर के तौर पे अगर आपकी फैमिली मेंबर भी कोई आपके साथ में है तो आप उसका भी जिक्र यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं पॉइंट नंबर 6 के ऊपर, जो कि है पर्टिकुलर्स ऑफ प्रॉपर्टी लूटेड फ्रॉम को पैसेंजर इफ एनी, यानी कि एफआईआर आप कर रहे हैं लेकिन आपके साथ कोई को पैसेंजर है। अब को पैसेंजर के तौर पे एक चीज आपको और बता दूं, अगर आपका कोई फैमिली मेंबर है जो आपके साथ में ट्रैवल कर रहा है तो को पैसेंजर के अंदर आप उसकी भी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ओके, अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो आप विटनेस के तौर पे उसी ट्रेन कोच में से किसी भी व्यक्ति की डिटेल्स यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब पर्टिकुलर्स ऑफ प्रॉपर्टी लूटेड फ्रॉम को पैसेंजर इफ एनी, तो को पैसेंजर यानी कि वो व्यक्ति जो आपके साथ में ट्रैवल कर रहा है, उसके पास से भी कोई सामान चोरी हुआ है तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 पे आते हैं, रेडियो इन्फॉर्म रेलवे ऑफिशियल्स एस्कॉर्ट पार्टी अकम्पनिंग द ट्रेन अबाउट द इंसिडेंट, इफ सो डिड दे हेल्प एंड टेक प्रॉम्प्ट एक्शन। इसका बेसिकली मतलब ये है कि जब आपके साथ ये चोरी हुई या जब आपके साथ ये घटना घटित हुई तो उस टाइम आपकी ट्रेन के अंदर जो भी रेलवे ऑफिशियल्स थे, आपने उन्हें इस चीज़ के बारे में, इस चोरी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया तो क्या उन्होंने आपकी कोई सहायता की या नहीं, आपको येस और नो में इसके बारे में बताना है। नेम ऑफ द स्टेशन वेयर यू इन्फॉर्म द ट्रेन गार्ड, कंडक्टर, टीटी अटेंडेंट एक्सेट्रा, किस स्टेशन के ऊपर आपने किसी भी रेलवे ऑफिशियल को इन्फॉर्मेशन दी है, आपको उस स्टेशन का नाम लिखना है।
साथ ही आपने किस पर्सन को इन्फॉर्म किया है। आप जिस भी पर्सन को इन्फॉर्म करेंगे या जिस भी पर्सन की आप सहायता लेंगे उनका नाम आप ज़रूर से नोट कर लेंगे, और नोट करने के बाद में उस पर्सन का नाम आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। इसके बाद पॉइंट नंबर 8 के ऊपर आ जाते हैं, ब्रीफ फैक्ट ऑफ इंसिडेंट, यानी कि आपको अच्छे से डिस्क्राइब करके 1, 2, 3 पैराग्राफ में, आप लैंग्वेज कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश या फिर कोई भी रीजनल लैंग्वेज, आपको एक पूरी प्रॉपर शीट के ऊपर अच्छे से इस इंसिडेंट को डिस्क्राइब करना है। उसमें आपको डेट और टाइम का ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको पूरा डेट और टाइम मेंशन करके जितना ज़्यादा हो सके अच्छे से आप उस इंसिडेंट को डिस्क्राइब करेंगे। ओके, इसके लिए आप एक अलग से शीट लगा सकते हैं और उसके ऊपर आपको सब कुछ डिस्क्राइब करना है। इसके बाद नीचे देखेंगे सिग्नेचर विद नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द ऑफिशियल हु रिसीव्ड द रिपोर्ट। अब इसके अंदर आपको सिग्नेचर नहीं करने हैं, इसके अंदर जिस भी ऑफिशियल को आप ये फॉर्म सबमिट करेंगे उनको यहाँ पे सिग्नेचर करने हैं, अपनी पोस्ट लिखनी है, और साथ ही वो डेट एंड टाइम ऑफ रिसीप्ट, यानी कि किस टाइम उनको ये फॉर्म रिसीव हुआ है वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे और अपने सिग्नेचर कर देंगे। और राइट में आप देख सकते हैं सिग्नेचर ऑफ कंप्लेनेंट, यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर जो है वो करना है। अब बात करते हैं इंडियन रेलवे से जुड़ी दूसरी समस्याओं के बारे में, जैसे कि स्टेशन पर बहुत ज़्यादा गंदगी है, या फिर ट्रेन के कोचेस गंदे हैं, ट्रेन का वॉशरूम गंदा है, या फिर स्टेशन के ऊपर जो रेस्ट हाउस है जिसे हम नॉर्मली वेटिंग हाउस कहते हैं वो बहुत ज़्यादा गंदा है, या फिर ट्रेन के चेकर आपसे बदतमीजी करते हैं, या रेलवे विभाग का कोई भी कर्मचारी आपसे घूस मांगता है। तो ऐसे में आप उनकी कंप्लेंट डायरेक्टली इंडियन रेलवेज के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर करा सकते हैं। साथ ही आप 138 या फिर 182 डायल करके अपनी कंप्लेंट या फिर कोई सजेशन अगर आपको इंडियन रेलवेज को देना है तो वो भी आप रिकॉर्ड करा सकते हैं। आप में से कई लोग बोलते हैं कि 138 नंबर जो है वो वैलिड नहीं है या काफ़ी जगह चलता नहीं है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं ये नंबर टोटली वैलिड है। और किसी किसी स्टेशन पे ये दिक्कत आती है, क्योंकि मेरे साथ भी ये चीज़ हुई है, 138 नंबर जो है वो एक्टिवली काम नहीं करता, लेकिन मेजर स्टेशंस पे ये अच्छी तरीके से काम करता है, और अगर आप इस पर कॉन्टैक्ट करके सही से बात करते हैं तो आपको रिस्पॉन्स भी अच्छा मिल जाता है। साथ ही आप चाहें तो स्क्रीन पे फ्लैश होते इस नंबर के ऊपर भी डायरेक्टली SMS के थ्रू अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। साथ ही अगर आप सोशली ज़्यादा एक्टिव हैं तो आप ट्वीट के माध्यम से भी इंडियन रेलवेज तक अपनी कंप्लेंट पहुंचा सकते हैं, और आप ऊपर फ्लैश होते इंडियन रेलवेज के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के ऊपर अपनी कंप्लेंट भेज सकते हैं। इंडियन रेलवेज में सफ़र करते समय किसी भी समस्या का समाधान लेने के लिए सरकार ने हमें एक रेल मदद ऐप या फिर वेबसाइट भी बना के दी है। आप रेल मदद ऐप को डाउनलोड करके या फिर नॉर्मली इसकी वेबसाइट के ऊपर लॉगिन करके रजिस्ट्रेशन करा के भी अपनी हर छोटी बड़ी समस्याओं को लॉन्च करा सकते हैं और उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाता है। दोस्तों, साथ ही मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि अभी फ़िलहाल भारत सरकार और इंडियन रेलवेज़ की तरफ से हमें कुछ यही गिने चुने मेथड्स प्रोवाइड कराए हुए हैं जिसके ज़रिए हम अपनी कंप्लेंट इन तक पहुँचा सकते हैं। साथ ही मैं ये भी जानता हूँ कि कई बार इन सभी मेथड्स को फॉलो करने के बाद भी हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए यही मेथड्स हैं, तो मैं आपको यही बता देता हूँ। आगे फ्यूचर में अगर कोई भी नया मेथड आता है तो जल्दी से जल्दी मैं आपको उसके बारे में भी अवगत कराऊंगा और एक न्यू वीडियो बना करके अपडेट कर दूंगा। तो दोस्तों, आई होप आपको आज का मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिए ताकि आपको आगे आने वाले हमारे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो थैंक यू, आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए।